हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सीटेट का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये बुकलेट बता दें आपको कब की है, कब किस ईयर की है। ये जो बुकलेट है वो 2021 की है। 2021 की जो सीटेट का जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसी माह की है ये, जनवरी 2021 की। ये मैथ साइंस का पेपर है, ठीक है। तो हम मैथ साइंस की इसी बुकलेट को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, मेरे चैनल पे मैंने सीटेट की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें लगभग 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिए और जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं उनके भी वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखो, मैथ साइंस में सबसे पहले हम सीडीपी को सॉल्व करेंगे। जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीडीपी के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। उन 30 क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद किसी दूसरे खंड पर चलेंगे। चलो, तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये हिंदी में ही सॉल्व कर ले रहे हैं और इंग्लिश वाला पोर्शन जो है छिपा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको सही से दिखाई देगा। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। देखो, ये विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टॉपिक से पूछा गया है। विकास धीमी गति से होता है, पहला ऑप्शन है। बाल्यावस्था में विकास जो है वो धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। तो देखो, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, तो इसके हिसाब से ये विकल्प जो है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बहुस्तरीय है। बहुस्तरीय मतलब बहुत से स्तरों में विकास होता है और मिश्रित होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन है में केवल, यानी बाल्यावस्था की अवधि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है, तो अनियमित एवं असंबद्ध नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा ही ऑप्शन सही है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से उठा लिया है। देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से उठाया है। चलो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है सीडीपी में, और सीडीपी में 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में जो सबसे बड़ा विकल्प होगा, ऐसे समझो आप 90% वही विकल्प सही होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया पेपर में, सीडीपी में पूछा जा रहा है और 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है वो काफ़ी लंबा दिया है, तो 90% हम कह सकते हैं कि वही विकल्प उसका आंसर होगा। तो इस ट्रिक को अपने ध्यान में रखना। देखिए, मैं यहाँ पे 100% तो नहीं कह रहा कि वही विकल्प ऑप्शन होगा, सही होगा, लेकिन मैं यहाँ 90% यही देखा गया है पिछले 10 साल तक के पेपरों में कि वही विकल्प सही होता है, चाहे वो सीडीपी में आया हो चाहे वो मैथ में आया हो। ठीक है, लेकिन वो हो पेडालॉजी का। तो दूसरा क्वेश्चन देखो आप, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, पॉजिटिव ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, तो यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, तो इसके अनुसार देखिए पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो, तीसरा क्वेश्चन देखो, अब आ गए जीन पियाजे जी। देखो, जीन पियाजे
की मैंने वीडियो कंप्लीट डाल दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखना। जीन प्याजे का बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। देखो 4 स्टेज दी हैं जो जीन प्याजे ने, तो ये चौथी वाली स्टेज है। चौथी वाली स्टेज में कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे समझो आप, पहला ऑप्शन है परिकल्पित और निगमात्मक तर्क और प्रतिगति चिंतन करने में समर्थ है। तो मूर्त अमूर्त अवस्था में यही बात कही गई है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आवृत, तो ये इसका नहीं है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। और संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं, तो ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही है। प्रतीकात्मक और संकेतात्मक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, तो ये भी अमूर्त संक्रियात्मक का नहीं है। इसी प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो मैंने लॉरेंस कोहेल वर्ग की भी वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए, प्लेलिस्ट से आप लॉरेंस कोहेल वर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा आपको समझाया गया है कि शायद दिमाग पे बिल्कुल छपेगा और कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहेल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है। जब वह क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे विश्वास कर रहा है, क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित होंगे। तो देखो नैतिक कोहेल वर्ग ने 3 स्टेप दिए और तीनों स्टेप के 3 जो स्टेप दिए हैं, 3 जो लेवल दिए हैं लॉरेंस कोहेल वर्ग ने, 3 लेवल के कितने खंड हैं, 6 खंड है टोटल। तो 6 खंड जब तक आपको रटेंगे नहीं तब तक आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और तीनों लेवल के 2-2 खंड ने बताए हैं, तो ये 6 के 6 स्टेप आप कंप्लीट से रट लो, याद कर लो। हर बार क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहाँ से 2 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और आलोचना वाला वो भी क्लियर कर लेना, तो आप देख लीजिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। चलो तो क्वेश्चन को समझो। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, तो दूसरा देखिए ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और चौथी स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब देखो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपने आंसर तो पकड़ लिया होगा, आंसर पकड़ लिया होगा। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे सामाजिक प्रणाली को सक्रियपूर्ता बना रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या है, सुरक्षित रह रहा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। दंड आज्ञा पालन और यांत्रिक उद्देश्य ये जो है पहला वाला लेवल है उसके हैं ये। चलो अब देखो हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात और हमारी ध्यान रखना, आपको जी हार्वर्ड गार्डनर वाला टॉपिक है, ये 1 से 2 मार्क्स आपको 100% दिलाएगा एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रट्टा मार लो, अच्छे से पढ़ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ बुद्धि का प्रकार है और इधर दे रखा है अंत स्थिति अनुपालन संभावना। अब देखो स्थानिक बुद्धि है, तो वो क्या कह रहा है ये समझो पहले, कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, तो आपको सही वाला चुनना है, ठीक। देखो स्थानिक है, स्थानिक के सामने लिखा है वैज्ञानिक, स्थानिक के सामने क्या लिखा है, वैज्ञानिक लिखा है। फिर है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक क्या है, विक्रेता है, तो ये स्थानिक वैज्ञानिक ये भी गलत है आपका, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता ये भी गलत हो गया, भाषिक मूर्तिकार ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे शारीरिक गति संवेदना, जो शारीरिक गति करता है, गति ज़्यादा से ज़्यादा करता है, तो यहाँ पे खिलाड़ी, तो ये वाला ऑप्शन जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। ये टॉपिक भी, इस टॉपिक पे मैं अभी वीडियो लेक्चर आपको बना दूंगा, वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। लेब वायगोत्स्की, तो देखो इस जो लेब वायगोत्स्की है, यहाँ से भी आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो लेब वायगोत्स्की के
जो रूल्स है, जो सिद्धांत है, उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आप आंसर उसको सॉल्व करना था आपको, किस प्रकार से। देखो स्कीमा, तो स्कीमा को देख के ही आपको काट देना था, क्योंकि स्कीमा जो संबंधित है किससे, जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम देखो आगे बात करें, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के चरणों में होता है, तो संज्ञानात्मक विकास के चरण जो है वो भी जीन पियाजे से संबंधित है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा ग्रहण सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन देखो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लैब बैगोतस्की के अनुसार क्या है, इन्होंने भाषा पर अधिक जोर दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन पूछा है, तो प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखिए आप। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तीसरा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। पहला ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। बी ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तीसरा ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। चौथा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, इसका चौथा वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझाना चाहिए। यानी पहला ऑप्शन है एक गुण और साधन समझना चाहिए, एक रुकावट समझना चाहिए, एक समस्या समझना चाहिए या एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए। तो भैया जो बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं उनको क्या समझना चाहिए, देखो उनमें जो है एक गुण है ये और साधन है। ठीक है, एक गुण और साधन, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को स्रोत के उपयोग करता है। तो केवल पाठ्यपुस्तक, यह आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अध्यापक जो है वो बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो वर्गीकृत नहीं करना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, तो पुरस्कार और दंड की भी बात नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो 11वां क्वेश्चन समझो। 11वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल हलवा है। देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप दिमाग लगाओ, सामाजिक और सांस्कृतिक की कौन बात करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक की किसने बात की है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जीन पियाजे जी बिल्कुल नहीं, अल्बर्ट बंड्रा बिल्कुल नहीं, B.F. स्किनर बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है आंशिक दृष्टि वाले, पूर्ण दृष्टि नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंशिक दृष्टि है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपका आंसर भी किस में होना चाहिए, नेगेटिव में ही होना चाहिए। देखो, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें,
त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट और छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। यहाँ पे आपको पहचानना है क्या उपयुक्त नहीं है। देखो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तो ये तो उपयोगी है क्योंकि वो आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है, यानी उसकी जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो उसे बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें मिलेंगी, तब तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, तो ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, ये भी उसके लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देखो छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, तो ये उसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और आपके लिए क्वेश्चन में क्या देखना था, क्वेश्चन में आपको नेगेटिव ही देखना था, ठीक है, तो चौथा वाला यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तो देखो पृथक नहीं करना है आपको। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो बिल्कुल गलत है, नामांकित नहीं करना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए एक विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए एक विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान करना, तो ये तो गलत है, गलत हो गया ना। चौथा देखो दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो देखो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है ये आपको इसमें ध्यान देना है। देखो चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल सही बात है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। कह रहा है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, जी नहीं। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, बिल्कुल गलत है। रटने पर, तो रटना नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। चलो अब देखो ये पठन वैकल्य आ गया आपका, डिसलेक्सिया जिसे बोलते हैं, डिसलेक्सिया। पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार कर सकते हो। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ जानकर। दूसरा है जानकर की बात हो रही है इसमें, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण। तीसरा है उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता विश्लेषण से। चौथा है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन। हल करने की क्षमता का आकलन गलत है, सामाजिक सांस्कृतिक गलत हो गया, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य गलत हो गया। अब देखो पठन वैफल्य होता है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया यानी पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 देखो। आप 16 देखिए, 16 क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रभावशाली नहीं है, ठीक। पहला देखो ऑप्शन अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये आपका में निगेटिव में है। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। चौथा है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी आपका पॉजिटिव विकल्प है। इसका मतलब ये दूसरा वाला जो विकल्प था ये आपका रॉन्ग है, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 17। चलो थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अब आप बताओ शारीरिक स्वास्थ्य का बच्चे के अधिगम में क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप खुद बताओ भाई। कोई बच्चा है और वो सीखना चाह रहा है लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और साम्यगिक अवस्था पर का क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? गलत है, प्रभाव पड़ेगा। साम्यगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। का आपसी कोई संबंध नहीं है, नेगेटिव है। की भूमिका नगण्य होती है, ये भी नेगेटिव है। तीनों ऑप्शन नेगेटिव थे, लेकिन बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। चलिए, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। तो बिल्कुल है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। अगला देखो, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना। तो भैया वर्गीकृत नामांकित समूह बनाना नेगेटिव है। विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। तो ये भी थोड़ा सही है आपका। चौथा वाला देखो, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाइए, नेगेटिव है। तो आपका देखिए इन दोनों में पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। और तीसरा क्या था? विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे, पहला वाला ही सही है। एक मिनट इसमें चेक कर लें हम। देखिए इसके विकल्प नीचे हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसके जो विकल्प हैं वो नीचे हैं। तो हमने पहला और जो थर्ड वाला था वो बताया था, ठीक है। तो देखो इसमें पहला और थर्ड किसमें है? पहले के ही साथ है। पहला और थर्ड जो है दोनों सही है, पहले वाले में ही पहला वाला विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अधिगम एक और प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है बताओ? सरल और सक्रिय प्रक्रिया है, सरल या रैखिक है, सरल या व्यक्तिगत है, जटिल या निष्क्रिय है। अब देखो अधिगम भैया निष्क्रिय तो कभी होता नहीं है। अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। सरल रैखिक है, ये भी गलत है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, पहला वाला सही है। जटिल और क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। क्या चाहिए? टालना चाहिए, गलत है, टालना नहीं चाहिए, टालना नहीं चाहिए। उपेक्षित करना चाहिए तो उपेक्षित भी नहीं चाहिए करना चाहिए। अनदेखा करना चाहिए तो अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे समझना चाहिए। यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आप 21 में देखो, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। देखो पहला ऑप्शन है सहयोगिक। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। तो पहला वाला तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही लग रहा है, पॉजिटिव है। और ऑप्शन देखते हैं। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा तो नहीं करनी, भयावह नहीं करनी, प्रतिस्पर्धिक नहीं करनी। तो देखो पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो कौन सा? देखो पाठ उपलब्ध कराना। क्या कह रहा है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हो। जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो ये पॉजिटिव विकल्प है। दूसरा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना।
क्या बच्चे को सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना है? जी नहीं, ये रॉन्ग हो गया। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर हो, तो कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। तो पहला ही ऑप्शन सही है आपका, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को समझो आप। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव रूप में है, तो इसका आंसर भी आपको नेगेटिव रूप वाला ही देखना है। देखो, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, तो ये नेगेटिव हो गया आपका। तीसरा है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा रखते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। चौथा विकल्प है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। यानी यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट वाला है, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? देखो, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चा विद्यालय में तभी असफल हो रहा है जब विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या है, समर्थ नहीं है। तो इस ये विकल्प आपका ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन देखिए, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया। सूचित करता है कि विद्यालय में के अभिभावकों में अपने बच्चों को अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव हो गया। ये दूसरा वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो अब आप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, समझिए। देखो, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, अगर मान लो समूह में एक दूसरे को पढ़ाओगे और सहायता करोगे तो क्या होगा? देखो, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से तो सही है। दूसरा है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। भाई, समूह में एक दूसरे को पढ़ाओगे और उसकी सहायता करोगे तो बच्चों में भ्रांति उत्पन्न कैसे होगी, जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करेगी? बिल्कुल गलत है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, नेगेटिव हो गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में भिन्न रुकावट पैदा करती है, ऐसा भी नहीं है। तो 25वें क्वेश्चन का आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखो, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो किस में परिवर्तित करती है? देखो, अध्यापक केंद्रित, गलत। प्रगतिशील, पॉजिटिव है। पाठ्य पुस्तक, नेगेटिव है। व्यवहारवादी भी यहाँ पे गलत हो गया। यानी एक प्रगतिशील, यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक में क्या भरोगे? देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए आप। चलो समझो क्वेश्चन नंबर 27। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विकास है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन देखो, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। दूसरा है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में, तो एक ही क्रम में तो नहीं है। विकास
सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नेगेटिव है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, तो एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, समझो। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। अब मध्य बाल्यावस्था की आपको अवधि पता होगी तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि की बात नहीं हो रही है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति रूप से मूर्त है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास गलत है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोच, तो ये भी आपका गलत है। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 को देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। अब देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन हर बार पेपर में छपता है, एक नंबर जरूर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। जो विद्यालय है ना, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है या तृतीय कारक है, ये कहने का मतलब ये कह रहा है वो। तो विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, नेगेटिव है। विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, नेगेटिव है। प्राथमिक कारक है, नेगेटिव है। द्वितीय कारक है। विद्यालय और जो मीडिया है वो आपका द्वितीय कारक है, प्राथमिक क्या है, परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यालय के हिसाब से द्वितीय कारक। क्वेश्चन नंबर 30। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप, 30 को देख के ही आप क्लियर कर लोगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। तो भैया ये तीनों काट दो, जीन पियाजे आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो, हमने CDP के जो थे 30 क्वेश्चन थे, हमने 30 क्वेश्चन आपके कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आगे जो सॉल्व करेंगे वो पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन, विज्ञान के, और विज्ञान के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद मैथ। लास्ट में हम सबसे ज़्यादा का जाके मैथ को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे अपने लोग विज्ञान को। चलिए, यहाँ पे आ गई अब आपकी विज्ञान आ गई, साइंस आ गई। ठीक है, साइंस है 61 नंबर से सॉल्व करेंगे। चलो, यहाँ पे देखो मिलान का निरूपण करना है। ठीक है, अब जैसे पहला वाला ऑप्शन है, सिकुड़न और शीतल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। क्या करती है, उपास्थि करती है, पेशी करती है, पसली पिंजर करती है या अस्थि करती है। तो सिकुड़कर शीतल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, ये करती है आपकी पेशी। क्या करती है, पेशी। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा जो है, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है क्या कहलाती है, उपास्थि या पसली पिंजर या अस्थि। तो ये कहलाती है अस्थि। तीसरा है, कंकाल का वह भाग जिसे झुकाया जा सकता है। तो कंकाल का वह भाग जिसे झुकाया जा सकता है, ये है आपकी उपास्थि। डी ऑप्शन है, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर वक्ष की रचना करता है, ये आपका पसली और पिंजर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पहले का दूसरा, तो ये दूसरा वाला जो विकल्प है आपका, ये वाला सही है। 61 का दूसरा विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्त्रावित करती है। यानी 2 से अधिक हार्मोन कौन सी ग्रंथि है वो स्त्रावित करती है। क्या वो एड्रिनल है या पीयूष है या फिर अग्नाशय है या थायराइड है। तो ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन जो है वो पीयूष है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। दिया गया कौन सा कथन सही है, यानी सत्य वाला आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सत्य है। देखो, पहला है, सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या सभी धातुएं ठोस हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी धातुएं ठोस हो। सभी धातुएं कठोर हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी धातुएं कठोर हैं। सभी धातुएं अधातुएं गैस हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी अधातुएं गैस होती हैं।
सभी अधातुएं अतन्न यानी तन्य नहीं होती, यानी अतन्न होती हैं। तो ये वाला सही है कि सभी धातुएं जो हैं वो अतन्न होती हैं। चौथा वाला ऑप्शन 63 का चौथा। 64 देखिए आप, 64वां क्वेश्चन है, बाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। बाई क्या हो सकता है? बाई जो है वो क्या हो सकता है? तो क्या वो रेयान है या नायलॉन है या एक्रिलिक है या जूट है? तो देखो बाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक रूप से आप क्या कहोगे? ये रेयान है। पहला वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है? रेयान है। क्वेश्चन नंबर 65। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है जहाँ से ये पूछा गया है। ये वाला, ये ईंधन है, ये ऊष्मीयमान है, ये अवस्था है, ये ज्वलन ताप है। तो कह रहा है इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? घरेलू ईंधन के रूप की बात कर रहा है, तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ऊष्मीयमान जिसका उच्च है, अवस्था उसकी ठोस है, और ज्वलन ताप क्या है? उच्च है। क्या ये वाला अच्छा है? ये तो अच्छा नहीं है। बी देखो मध्यम है लेकिन अवस्था उसकी गैस है, अवस्था उसकी गैस है, और ज्वलन जो ताप है वो कैसा है? उच्च है। ज्वलन ताप जिसका उच्च है वो गलत है। सी है ऊष्मीयमान मध्यम है, अवस्था उसकी गैस है, गैस है, गैस अवस्था है, और जो ज्वलन ताप है वो मध्यम है। देखो तो ये वाला सही है आपका, सी वाला। और डी है जो ऊष्मीयमान है निम्न है, अवस्था आपकी द्रव्य है, और ज्वलन ताप क्या है? निम्न है। तो इससे भी बात नहीं बनेगी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही है। कौन सा? सी। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली विशिष्ट स्पीसीज को क्या कहा जाता है? संकटापन्न स्पीसीज, विलुप्त वाली है, या विशेष क्षेत्रीय है, या प्रवासी है? तो इसका तो आंसर आपने निकाल लिया होगा, ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो आप, ये क्वेश्चन कह रहा है धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है X, दूसरा है Y, तीसरा है Z, और चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपका ये हो जाएगा Z, यानी थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखो आप 68, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह आभासी और समान साइज का होगा, दूसरा ऑप्शन है यह वास्तविक और आवर्धित होगा, तीसरा है यह आभासी और आवर्धित होगा, चौथा है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चौथा वाला ऑप्शन सही है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंब बल, या पेशीय बल? तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सरल वाला है, ये आपका हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको बता दें 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं PYQ आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, वहाँ से आप देख लीजिए। कह रहा है सही कथन की पहचान कीजिए, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। दूसरा है ध्वनि की प्रबलता निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। देखो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये सही है। चौथा है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती।
चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखो यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को संविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है। विद्युत के क्या हैं? हीन चालक हैं। तो यहाँ पे देखो टोटी का जल, शैम्पू, शहद गलत है, लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका ये भी गलत है, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। देखो ये वाला आपका सही है, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू ये गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 72 नंबर देखो आप, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों के संविष्ट करता है। रासायनिक परिवर्तनों को तो देखो पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे पर जंग लगना। पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे पर जंग लगना, क्या ये रासायनिक है? गलत है। पानी उबलना क्या रासायनिक है? परिवर्तन है? नहीं है। तो दूसरा देखो जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े कर देना, ये भी नहीं है। भोजन पकाना, पानी उबालना, पानी में चीनी घोलना, तो भोजन पकाना, पानी उबालना ये भी नहीं है। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक है, कागज का जलना रासायनिक है, भोजन का पाचन रासायनिक है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना कितना आएगा। औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। औसत चाल बराबर 2x बटे 2x प्लस वाई अपॉन 2x वाई करके फार्मूला लगा लेना आप। इसका देखो कितना आएगा आपका, ये 6 किलोमीटर आएगा। 6 किलोमीटर, इसको सॉल्व कर लेना। मैंने फ़िलहाल इसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है। देखो यहाँ पे लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सहायक नहीं है। तो सहायक जो नहीं है वो वाली आपको पहचाननी है, जो सहायक नहीं है, ठीक। क्या निस्तारण है, निस्यंदन है, आसवन है या उबालना है। आपको बता दें जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आयोग के द्वारा सबको कॉमन मार्क्स दिया गया था, सबको कॉमन नंबर गया था। इसका कोड था 9, और 9 जिसका कोड होता है सबको कॉमन दिया जाता है नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, बी ऑप्शन है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, सी ऑप्शन है प्रकाश 7 वर्णों यानी रंगों से बनता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। तो कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं ये आपको पहचानना है। तो देखो पहला पॉइंट प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, गलत है। प्रकाश 7 वर्ण रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। तो डी और ए यानी ए और डी किस में है? चौथे वाले में है। चौथा विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है आपको। सही कथन आपको क्या करना है? पहचानना है। देखो बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, गलत है। चिकनी मृदा में कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, ये भी गलत है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, ये भी गलत है। चिकनी मृदा में महीन कणों का जो अनुपात है वो दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अब देखो विटामिन वाला क्वेश्चन नंबर 70 विटामिन से दिया है। देखो कितना उलझा के क्वेश्चन दिया है। विटामिन एक्स की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों के रुधिर बहने लगता है। मसूड़ों से क्या बह रहा है? रुधिर बह रहा है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जो है वो जेड में पाया जाता है। एक्स भोजन है वो जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचानिए। एक्स क्या है? विटामिन है। एक्स विटामिन डी,
वाई कैल्शियम और जेड दुग्ध उत्पाद है। इसमें देखो एक्स विटामिन है, सी है, एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, जेड नींबू वंश के फल है। और सी ऑप्शन देखो एक्स विटामिन है, बी है, वाई कैल्शियम है, जेड हरी पत्तियों वाली वनस्पतियां हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स विटामिन ए है, वाई फास्फोरस है, जेड कुक्कुट उत्पाद है। इसका आंसर आपने सबने निकाल लिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मसूड़ों की बात हो रही है, तो ये विटामिन सी की बात हो रही है। अब विटामिन सी देखो यहाँ पे देखो, विटामिन सी आयरन और नींबू वंश के फल है, यानी खट्टे पदार्थ है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखो आप। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान जो है विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तीसरा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। चौथा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो ये दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। संज्ञानात्मक वैधता का क्या है? अर्थ है। देखो विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश विद्यार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तीसरा विकल्प है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। चौथा है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो देखो ये दूसरा वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? कौन सा अनुशंसित है? तो देखो यहाँ पे अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभवों की समझ बनाने से जोड़ा जाए, पॉजिटिव है। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो देखो ए और बी किसमें है? दूसरे वाले ऑप्शन में सही है। तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आप समझो। निम्नलिखित कथनों में से पहचाने कि विज्ञान के बारे में सत्य क्या है। तो सत्य वाला कथन आपको देखना है। देखो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। चौथा ऑप्शन है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। पहला वाला विकल्प की तरफ देखो आप। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचानने के लिए यीशु कहाँ गलत हो गई। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गुंजाइश है जूम करने की। चलो अब आपको थोड़ा सा सही से दिखाई दे